Shadows fall over my heart. सर्कल को समझने के लिए आपको सबसे पहले नाइन्थ का सर्कल का पार्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद नाइन्थ में ऑनलाइन में क्लासेस ली होगी तो उन्हें नहीं पता होगा। तो बेसिक पहले आपको सर्कल के कुछ नाइन्थ के भी कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, बट स्टार्टिंग तो पहले मैं 10th से ही करूंगा। देखो सर्कल चैप्टर जो है आपका, बेसिकली हमें सर्कल के बारे में यही पता है, इट इज अ क्लोज्ड राउंड फिगर, ठीक है, विथ सम डिस्टेंस होता है उसका। सेंटर अगर ले ले हम, एक सेंटर से कुछ डिस्टेंस ही तो मानते हो ना आप, और उस डिस्टेंस को क्या मानते हो, फिक्स डिस्टेंस को रेडियस मानते हो। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करता हूँ और अगर मैं एक आर्क यहाँ पे लेता हूँ, तो अब ये वाला डिस्टेंस फिक्स हो गया। ऐसा नहीं है ना कि आपने इतनी दूर के लिए आर्क इतना ही रखा, फिर आपने अपने आर्क को क्या करा, थोड़ा सा कम कर लिया या ज्यादा कर लिया, तो सर्कल बन पाएगा क्या? नहीं बनेगा। मतलब एक सेंटर पॉइंट से फिक्स्ड लेंथ का चारों ओर आप ऐसे आर्क कर लेते हो तो वो क्या बन जाता है, हमारा एक सर्कल बन जाता है। इस बात का समझना। और क्लोज्ड राउंड फिगर, ठीक है, क्लोज राउंड फिगर है हमारी, ये जनरली बता रहा हूं। सर्कल के कुछ टर्म्स हैं हमारे, वो टर्म्स में सबसे पहला टर्म्स हमारा आता है कि अबाउट रेडियस और डायमीटर। ये दो चीजें समझना बहुत जरूरी है पहले तो, कि सर्कल के अंदर, इन अ सर्कल, अगर मैं आपके पास एक सर्कल बना दूं तो आपको पता है सर्कल ऐसे ही नहीं बना होगा। कहां से बना होगा? सेंटर से बना होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, और सेंटर से आप कहीं भी लाइन ड्रॉ कर दो उसको हम रेडियस बोलते हैं। और अगर आप इसका डबल कर देते हो तो ये हमारा डायमीटर कहलाता है, ठीक है। सेंटर से अगर आप कोई भी एक पॉइंट लेके अगर एंड तक मिलाते हो तो हमारा रेडियस, और उसका डबल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो कुछ फैक्ट है हमारे पास। सबसे पहले तो है ये कि पहला पॉइंट, जो रेडियस होता है आपका वो आपका हाफ ऑफ डायमीटर होता है। दूसरा पॉइंट, जो डायमीटर होता है वो आप डबल बोल सकते हो कि डबल ऑफ रेडियस होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये हमारे पूरे सर्कल में इट इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो अब एक नाम आ गया हमारे पास नया, कॉर्ड। तो ये कॉर्ड होता क्या है? तो इस कॉर्ड की शुरुआत ही करते हैं इस कॉर्ड पॉइंट से कि कॉर्ड बेसिकली होता क्या है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो सेंटर से ही जाए, कहीं से भी जाए। समझ आ रही है बात? कॉर्ड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट which touch inside the circle at two different points, two distinct point पे लिख सकते हैं हम, at two distinct points। और ये बात मैंने बोली है क्या कि इनसाइड में होता है ये, मतलब ये लाइन सर्कल के अंदर तक ही रहेगी, ये बाहर नहीं निकलेगी। और ऐसे ही अब हमने डायमीटर को भी तो बोला है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, तो यस डायमीटर भी तो एक कॉर्ड का रोल प्ले करेगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और बीच में आपका सेंटर ओ कहलाएगा। तो ए बी जो है डायमीटर हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। और कॉर्ड आप बहुत सारे बना सकते हो, छोटा कॉर्ड भी बना सकते हो, यहाँ पे ले लिया एक, यहाँ पे ले लिया, इन दोनों को मिला लिया, छोटा कॉर्ड भी बन सकता है ना। तो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे कैसे। तो कॉर्ड के बारे में क्लियर हो गया, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, और सर्कल क्या होता है। ये हमारे बेसिक टर्म्स हैं। इसके अलावा अब आगे इसमें हम बढ़े तो इसमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट जो लेने हैं वो 9th वाले ऐड ऑन करने हैं। तो उससे पहले जब आप कॉर्ड समझ चुके हो तो एक नया वर्ड आपने क्या सीखना है, सीकेंट वर्ड। सीकेंट क्या होता है? ये ऐसी लाइन सेगमेंट थी, कॉर्ड कैसी लाइन सेगमेंट थी जो इनसाइड में रहती है। जो सीकेंट वर्ड है वो क्या करता है कि ये भी आपकी एक लाइन सेगमेंट होती है, सेगमेंट
which intersect the circle at 2 points। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कि वो इंटरसेक्ट करके बिल्कुल आर पार बाहर निकल जाए। जैसे कि अगर आपके पास ये लाइन जो है वो आर पार पूरी बाहर निकल गई तो ये लाइन क्या कहलाएगी? इस लाइन को फिर हम क्या बोलेंगे? सीकेंट वर्ड बोलेंगे। और अगर ये लाइन सर्कल के अंदर ही रह जाती है तो फिर क्या बोलेंगे उसको? हम कॉर्ड बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इतना पहले जल्दी से आप नोट डाउन करिए पहले। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का बेस है वो वर्ड मैं लेने जा रहा हूं विच इज टेंजेंट, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 सर्कल आपका टेंजेंट पे ही बेस्ड है। इससे पहले टेंजेंट आपने 2 बार अपनी लाइफ में पहले सुने होंगे। एक बार 9th क्लास के फिजिक्स में एक चैप्टर है ग्रेविटेशन का, उसके अंदर एक रोल कहीं पे दे रखा है, वहां पे टेंजेंट वर्ड आपने सुना होगा। उसके बाद आपने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने गए होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में हम टेन थीटा जो बोलते हैं, टेन का मेन नेम क्या होता है? हमारा टेंजेंट ही होता है, उसको शॉर्ट में हम टेन बोलते हैं। वहां हमने सुना टेंजेंट। उसके बाद इस चैप्टर में टेंजेंट हम बेसिकली सिर्फ ध्यान देंगे। सर यस दिव्या। सर इसमें ऐसा नहीं होता लॉन्गेस्ट सेकंड इज पास फ्रॉम द मतलब मिड ऑफ द सर्कल और डायमीटर से, जैसे सर कोड में हुआ था। किसके अंदर? सर सेकंड के अंदर जो आपने भी टर्म बताई है। सीकेंट के अंदर? यस सर। सीकेंट के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सीकेंट में यहां से भी ले सकता था। सीकेंट का मतलब है कि एक ऐसी लाइन जो आर पार सर्कल को इंटरसेक्ट करके बाहर निकल जाए, चाहे वो डायमीटर से बाहर निकले, चाहे वो नीचे के किसी पॉइंट से बाहर निकल जाए, चाहे मिड से निकले, कहीं से भी निकले, आर पार बाहर निकलनी चाहिए। समझ आ रही है बात? और सर इसमें देखो, सेगमेंट अगर का कोई रोल नहीं है क्या? सेगमेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये भी आपका क्या कहलाएगा? अगर ये लाइन ऐसे कट करके बाहर आ गई तो सीकेंट, अगर ऐसे कर दिया तो भी क्या कहलाएंगे? सीकेंट। मैं यहाँ से कर दूं तो भी क्या कहलाएगी? सीकेंट कहलाएगी। ध्यान रखना इस चीज को। जब तक ये, अगर मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही टच किया तो फिर ये क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। ये फर्क समझना है आप। ऊपर के पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए? फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, ऊपर के 2 पॉइंट्स मेंशन कर लिए? सीकेंट में 2 बात याद रखनी है कि ऐसी लाइन जो क्या करे? इंटरसेक्ट करे। और 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे से अंडरलाइन करने हैं कि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। डेफिनेशन में भी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी कभी पूछे जा सकते हैं हमसे। कर लिया? सर लास्ट वाला मत करना, रुक जाओ। ओके 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 मानसी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेंजेंट, और मैंने कहा कि इसी पे बेस्ड हमारा चैप्टर है ये। अब ये टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन, अ लाइन which touch a circle at one point from outside। आउटसाइड से करता है, बाहर की साइड से सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं।
उसको हम टच भी बोल सकते हैं और इंटरसेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो हमारी लेंथ पूरी टेंजेंट ही कहलाएगी। तो आपको मैं यहाँ पे टच भी लिख देता हूँ वर्ड में और इंटरसेक्ट भी, क्योंकि बाहर भी निकल सकती है वो, ठीक है। वो लाइन आगे भी जा सकती है। देखो मैं दो दो आपको डायग्राम दिखाता हूँ। एक सर्कल ये रहा। अब मैंने बोला कि इस लाइन ने सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर दिया, तो पी बी इज क्या बोलोगे आप? टेंजेंट। और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ये लाइन जो होगी वो हमारी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। तो इस पी बी को भी हम टेंजेंट बोलेंगे। अब मैं आपके पास एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूं जिसके अंदर कुछ ऐसा कर दूं। मैं इसको यहां पे क्या करा है? टच किया है। इसका नाम मैं दे दूं ए और इसका नाम दे दूं बी, तो ए बी इज अ टेंजेंट। यहां क्या पढ़ा? सिर्फ इतने पार्ट को ही पढ़ा कि पी बी टेंजेंट है। यहां क्या पढ़ रहे हो आप? ए बी, पूरे को ए बी को टेंजेंट बोल सकते हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें मेन समझना है कि जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है वही पॉइंट हमें टेंजेंट देगा। मतलब वो लाइन, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पे टच करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे टच करती है लाइन, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसमें दो बातें समझने वाली है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नोट डाउन करो ये दोनों पॉइंट। इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं और टचिंग पॉइंट भी बोलते हैं अपनी भाषा में। टचिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसी पॉइंट पे टेंजेंट क्या कर रही है? सर्कल को टच कर रही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और टचिंग पॉइंट भी बोल सकते हो आप। क्लियर है? टेंजेंट होता क्या है? अब आप अपने माइंड में थोड़ा इमेजिनेशन दौड़ाओ कि यार टेंजेंट कौन कौन से फिगर के साथ बन सकता है? सर्कल तो पक्का है। अगर एक ट्राइंगल के अंदर मैं सर्कल डाल दूं, आप आगे फेस करोगे कि नहीं करोगे? तो देखो यहां पे 3 पॉइंट से टेंजेंट बन गई। आपका ए पॉइंट से भी टेंजेंट बन रही है, बी से बन रही है और सी से भी बन रही है। अगर मैं किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बना के, किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर मैं सर्कल को इंस्क्राइब कर दूं, तो वहां पे भी आपके कितने पॉइंट से बन जाएंगे? 4 पॉइंट से बन जाएंगे। नॉट ए स्क्वायर, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। कुछ भी हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी आपका सर्कल हो सकता है। बस समझना क्या है कि क्वाड्रिलेटरल होगा तो आपको कितने मिलेंगे टोटल? 4 पॉइंट से 4 डिफरेंट पेयर मिलेंगे टेंजेंट के। यहां से कितने मिलेंगे? 3 मिलेंगे, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। टेंजेंट जो बेसिकली बनता है ना बच्चों, टेंजेंट जो बेसिकली बनता है, उसके लिए आपको क्या याद रखना है? हमेशा टेंजेंट कहां से बनता है? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से बनता है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से बनता है, इस बात का ध्यान रखना है। बाहर के किसी पॉइंट से बनता है, सर्कल के अंदर नहीं होता वो, सर्कल के बाहर की साइड से आता है। इसलिए मैंने आउटसाइड लिख दिया था एक वर्ड। समझ आ गई बात? कि बाहर से ही हमारा क्या बनता है? टेंजेंट बनता है। उसे बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ कि इस एबी, इस ट्राइंगल वाले फिगर में कितने एक्सटर्नल पॉइंट है? इसमें 3 है। एक पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इसमें कितने एक्सटर्नल पॉइंट है? इसमें कितने एक्सटर्नल पॉइंट है? कौन सा वाला? बी पॉइंट। इसमें कितने एक्सटर्नल पॉइंट है? 2, ए और बी है। बात समझ में आ गई? तो ये जब इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी है कि टेंजेंट बनता कहां से है, उसको नोट डाउन करो अच्छे से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं, और मैंने क्या बोला? टचिंग पॉइंट, या पॉइंट ऑफ, आप इंटरसेक्शन की जगह पे पॉइंट ऑफ
टच भी बोल सकते हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ टच या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये इतनी बातें समझ में आ गई। अब टेंजेंट के लिए देखो दो बातें समझनी है आपको। ये क्लियर हो गया कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनता है। दो बातें क्या है टेंजेंट से रिलेटेड, कि जब आप टेंजेंट, कोई भी एक टेंजेंट एक पॉइंट से बनता है तो एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, फैक्ट अबाउट टेंजेंट। पहला पॉइंट, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हो आप। 10, अब इस पे मैं कितने भी टेंजेंट बनाऊंगा, पॉइंट तो एक ही है, तो एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट बन सकते हैं? एक ही बन सकता है सिर्फ। मैं अब मैं आपको बोलूं कि इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाइए, ठीक है, तो इधर से एक टेंजेंट आया, एक ही तो बना इस पॉइंट पे, और आप एक्सटर्नल पॉइंट इधर से ला रहे हो, तो इसे आप अलग टेंजेंट नहीं बोल सकते। टेंजेंट की लाइन अलग ही एक ही होती है, इसको आप पूरे को एक ही टेंजेंट बोलोगे, ए बी को पूरे को एक ही टेंजेंट बोलोगे आप। समझ आ गई बात? ए बी को आप एक ही टेंजेंट बोलोगे पॉइंट तक, तो एक पॉइंट पे एक ही बनती है। एंड देयर इज टू pairs of parallel tangents are formed। अगर मैं पैरेलल टेंजेंट्स की बात करूं तो सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट्स बन सकते हैं। कैसे पैरेलल बन सकते हैं? अगर आपने ये बनाया, एक ये और एक ये, तो ये एक पैरेलल साइड्स हो गई, और एक पैरेलल साइड्स कहां से बन जाएगी? इधर से और इधर से। क्या इसके अलावा और पैरेलल बना सकते हो क्या? बन ही नहीं सकते। तो कितने पेयर हो गए? दो पेयर। टू पेयर्स ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स आर फॉर्म्ड। नोट डाउन करिए ये बातें। पॉइंट वही पी रहेगा, नीचे से एक ही टेंजेंट है ये ए बी, बस वही रहेगा, पी पॉइंट से ही बनेगा वो टेंजेंट। आपका पॉइंट नहीं चेंज हो सकता ना। एक्सटर्नल पॉइंट तो कोई भी रख लो, जैसे आपने एक एक्सटर्नल लिया, तो अब यहां से क्या हो रहा है? एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा ध्यान रखना है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम दो टेंजेंट्स ही बन सकते हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? दो बन सकते हैं। समझ आ गई बात? कैसे? इससे देखो, यहां पे भी अगर मैं इसका नाम m दे दूं, इसका नाम n दे दूं, तो यानी कि cm और cn आर दी टू टेंजेंट। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? दो बन सकते हैं। और इसके ऊपर ही एक थ्योरम है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली दोनों टेंजेंट्स की लेंथ ऑलवेज इक्वल होती है, यानी कि cm इज इक्वल टू cn होगा। इसके ऊपर एक थ्योरम है जो मैं अभी प्रूव भी करवाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। एक और भी फैक्ट में एक बात आप ऐड ऑन कर सकते हो कि कितने टेंजेंट बन सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से? दो टेंजेंट बन सकते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट फिर से समझा दीजिए। ओके, मैं बता देता हूं। पॉइंट ओनली टू टेंजेंट्स आर फॉर्म्ड। एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसके अंदर? रेगुलर फिगर के अंदर। समझ आ रही है बात? दो टेंजेंट्स बनते हैं और दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखो कैसे। यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं। एक सर्कल ले लिया, एक एक्सटर्नल पॉइंट यहां ले लिया मैंने। अब इससे मैं एक टेंजेंट तो इधर की साइड बना सकता हूं, एक टेंजेंट मैं इधर की साइड बना सकता हूं। तो कितने टेंजेंट्स हो गए? क्योंकि दो ही पॉइंट हुए ना, P और Q मान लिया, यहाँ पे A दे दिया, तो AP और AQ आर दी टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A। समझ आ गई बात? कितने टेंजेंट बन सकते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से? दो। अच्छा, कोई बच्चा कहे क्या सर ये भी टेंजेंट है क्या? ये तो टेंजेंट है,
क्या ये टेंजेंट है? ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट कहां से जाना चाहिए कि आगे इसको जब पास करे इस लाइन को तो वो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके बाहर निकल जाए। अब तो आपके अंदर से जा रहा है, तो ये आपका टेंजेंट नहीं कहलाएगा। समझ आ गई बात? टेंजेंट कहां मिलेगा? दूसरा, इसका टेंजेंट कहां जाएगा? जो बाहर निकल जाए इससे। क्लियर होगी बात? तो ऑल फैक्ट अबाउट टेंजेंट्स आपके माइंड में होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तीनों फैक्ट पता होने चाहिए। और लास्ट वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? दोनों, और दोनों इक्वल होते हैं। मैं अभी इक्वल वर्ड नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे क्योंकि मुझे थ्योरम प्रूव करानी है। थ्योरम में क्लियरली लिखा हुआ है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये थ्योरम प्रूव करेंगे हम। बोलो दिव्या। सर फिर ऐसे तो सर जो आपने अभी फिगर्स बनाई है APB और PB, तो सर ए भी 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं। कौन सा 2 टेंजेंट बना सकते हैं? ये वाला, हाँ बिल्कुल। अब इस ए पॉइंट से भी तो बना सकता हूँ। एक तो आपका AP तक बन गया, अब यहां से मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं, टेंजेंट बन सकता है। B पॉइंट से आगे ऐसे बना दूं, यहाँ पे एक टेंजेंट बन सकता है। सर पर टेंजेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर लाइन को कहते हैं ना, जैसे अगर हमें बताना हो कि क्या टेंजेंट है तो सर PB कहेंगे ना। इधर, हाँ इसमें आ जाओ, हाँ इसमें आ जाओ, अब बताओ। हाँ तो B पॉइंट से कितने टेंजेंट बन गए हमारे? MN, और यहाँ पे मैं Q नाम दे रहा हूँ। तो B पॉइंट से कितने टेंजेंट बन गए? BM और BBQ, बस यहीं पे खत्म। इसका रोल, B का रोल इस पॉइंट पे खत्म हो गया। अब इसे आप BA को पूरे को टेंजेंट नहीं बोलोगे, आप पूरे BA को टेंजेंट नहीं बोलोगे। B का रोल कहां पे खत्म? जहां पे लाइन ने सर्कल को टच कर दिया, वहीं तक टेंजेंट की लेंथ खत्म। समझ आ गई बात? अब A से लेके कहां तक की लेंथ इक्वल मानोगे? A से Q और A से N। C से किधर मानोगे? CM और CN। जहां पॉइंट आ जाए, टचिंग पॉइंट आ जाए, टचिंग पॉइंट, वहीं तक लेंथ लेनी है आपने, उससे आगे की लेंथ को नहीं मेजर करना है। समझ आ गई बात? चलिए आगे के फैक्ट्स जरा देखते हैं हम। आगे के फैक्ट्स में जाने से पहले जो 9th के आपके 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं मैं उनको पहले समझा दूं, ताकि बीच बीच में जब क्वेश्चंस में इनका यूज हो तो आप ये ना कहें कि ये कब पढ़ाया। होता है ना, जैसे ये तो था ही नहीं बुक में, NCERT में 10th क्लास में, तो 9th क्लास के कुछ फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपकी 2 थ्योरम्स हैं, 10.1 और 10.2। ठीक है, 2 थ्योरम्स हैं हमारे पास, उनको हम प्रूफ भी करके देखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 9th के अकॉर्डिंग जो जो टर्म्स मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स अबाउट सर्कल। पहला है आपके पास इक्वल कॉर्ड्स सबस्टैंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या मीनिंग है इसका? जब 2 कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो उन कॉर्ड से बनने वाले सेंटर पे एंगल भी इक्वल होंगे। ये हमारी 10th की थ्योरम नंबर पहली थी। क्या थी थ्योरम? अगर एक सर्कल में 2 कॉर्ड्स इक्वल है, मैंने मान लिया कि मेरे पास एक A और B, A भी एक कॉर्ड है और एक CD कॉर्ड है, एंड बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल कॉर्ड्स बोला है ना, तो इक्वल कॉर्ड सबस्टैंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर कहीं तो होगा, तो सेंटर पे बनने वाला, इससे बनने वाला एंगल ये AOB हो गया, और इससे बनने वाला एंगल का नाम क्या हो गया? COD। ये वाले एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो बात समझ में आई इस वाले का मीनिंग कि क्या होगा अगर AB इक्वल टू CD है? समझ आ गई बात? तो देन AOB जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? COD के। ये आपकी पहली फैक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट, इसका कन्वर्ट्स भी आप समझ सकते हैं बच्चे। इसका कन्वर्ट्स किसे कहते हैं? इसका अपोजिट। अगर सेंटर पे बनने वाले 2 कॉर्ड से एंगल इक्वल है,
सेंटर पे बनने वाले दो कॉर्ड से एंगल इक्वल हैं तो वो अपोजिट कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। इसका अपोजिट एंगल इक्वल दे रखा होगा तो अपोजिट कॉर्ड ऑटोमेटिक आप जब कॉन्ग्रेंट करोगे तो हो जाएगा। क्लियर है? ये सब चीजें हमारे उसका पार्ट था, तो इसका अपोजिट मैं रख रहा हूं। नेक्स्ट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। इस पे थोड़ा सा स्टार लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार हर जगह यूज होता है। इसका क्या मीनिंग है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड होती है भाई, होती है कि नहीं होती है? सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो कॉर्ड को आपस में क्या कर देगी? बाइसेक्ट कर देगी। क्या कर देगी? बाइसेक्ट कर देगी। इसका मतलब ये है कि OM परपेंडिकुलर टू AB, अगर आपने परपेंडिकुलर डाला है तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगी? वो डिवाइड कर देगी। AM इक्वल्स टू MB। समझ आ गई बात? इफ और देन मेरा समझ में आ रहा है? अगर परपेंडिकुलर होगा तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। मान लो मैंने आपसे बोला क्या कि कॉर्ड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो ये AM और BM कितने कितने हो गए? 5-5 के। और मैंने बोला कि रेडियस है आपके पास यहाँ पे 13 सेंटीमीटर रेडियस है, तो बताओ कि परपेंडिकुलर लेंथ की वैल्यू कितनी होगी? तो पाइथागोरस लगा लेंगे। आप पाइथागोरस तो जानते हो ना, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो पाइथागोरस लगेगा। और हमेशा इसमें से तीन चीजों में से दो चीजें पता होंगी, तीसरी हम खुद फाइंड आउट कर लेंगे। समझ आ रही है बात? हमने 9th पे इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। ठीक है? कभी कभार आपको ये भी बोल सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर जिसका रेडियस दे रखा है आपके पास 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर O से लेके M तक का, और ये निशान मैंने दे रखा है आपको। तो मुझे बताओ कि कॉर्ड AB की वैल्यू कितनी होगी? कॉर्ड AB की वैल्यू इस बार पूछ रहा हूं मैं आपसे। AM निकाल के। मुझे आंसर बताइए। यस, बिल्कुल, बात तो आपने बिल्कुल सही बोली दिव्या। तो दूसरा बच्चा भी सोच सकता है जो बात अभी वेरी गुड, सेम जैसा शुभम ने बोला, बिल्कुल सही। भाई पाइथागोरस से हम AM की वैल्यू निकाल लेंगे और AM का क्या हो जाएगा? AB डबल हो जाएगा। तो आपको पता है कि 10 और 6 का रिलेशन है, तो तीसरा 8 आ जाएगा। 8 का डबल क्या हो गया? 16 हो गया। तो 16 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी आंसर में। क्लियर है? दोनों फैक्ट समझ में आ गए? नोट डाउन करो इसको अच्छे से। क्या हो गया? AB की वैल्यू AM का डबल हो जाएगा। जब उसको आधा आधा बांटता है तो अगर AM की वैल्यू आ गई तो AB उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। AM पाइथागोरस लगा के पाइथागोरस लगाएंगे साथ ही हम इसमें, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? OA का स्क्वायर इक्वल्स टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 100 के पास माइनस में जाएगा, 64 आएगा। 64 किसका स्क्वायर रूट? 8 का। 8 अगर AM की वैल्यू 8 है तो AB इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर का निशान अगर नहीं दिया होता तो दिक्कत होती ना। तो आपको ये मार्क करके दे रखा है OM परपेंडिकुलर टू AB, तो मतलब ये वाली थ्योरम यूज होगी। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये स्टेटमेंट आपने याद करके लेके चलना है। इतनी स्टेटमेंट तो लिख ही सकते हो मैथ्स के अंदर। इतना बड़ा आंसर समझ लो कि याद करना है जस्ट। नोटेड?
सर इसका भी अपोजिट होता होगा ना? इसका अपोजिट होता है बिल्कुल। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पे आके कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो प्रूव करो कि वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, तो 90 डिग्री प्रूफ करने का कन्वर्स होता है। तो मुझे पता है कन्वर्स हमारे कोई यूज का नहीं है, इसलिए मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, जो डायरेक्ट यूज करने की क्वेश्चन आएंगे 10th में उन्हीं को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, इसका भी कन्वर्स होता है। हो गया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, सेंट्रल एंगल थ्योरम। कितने बच्चों ने ये नाम सुना है, सेंट्रल एंगल थ्योरम? ये एक थ्योरम का शॉर्टकट नेम है, बहुत सारे टीचर्स इसे यूज भी नहीं करते हैं, मतलब इस नाम से जानते भी नहीं है। सेंट्रल एंगल थ्योरम किसे कहते हैं? सेंट्रल एंगल थ्योरम थी हमारी 10th क्लास 9th में कि किसी भी सेंटर पे बनने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट के एंगल से डबल होता है। सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होता है और रिमेनिंग पार्ट वाला आपका क्या होता है, हाफ होता है। अब मैं यहाँ पे अगर नाम दे दूं ए पी बी, तो आपको क्या याद रखना है सेंट्रल एंगल में, कि सेंटर एंगल क्या होता है, हमेशा डबल होता है। तो सेंटर एंगल का नाम क्या है, ए ओ बी। ये क्या होगा, डबल होगा, किसके, ए पी बी के डबल होगा। ये हमने 9th में पढ़ा था कि सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज, ये क्या कहता है कि सेंट्रल एंगल इज डबल द रिमेनिंग double of angle lie on remaining part of the circle। क्लियर है ये स्टेटमेंट कि सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ एंगल लाई ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जो एंगल रिमेनिंग पार्ट पे बनता है उसका सेंट्रल एंगल क्या होता है, डबल होता है। अब बच्चे पता क्या करते हैं, अच्छा ये वाला इसका डबल है, सीख गए भाई, परफेक्ट हो गए। परफेक्ट ऐसे नहीं होते हैं, परफेक्ट का तरीका चेंज हो जाएगा अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कुछ ऐसा कि आपको ये दे दे ऐसे एंगल, ठीक है, और ये कुछ ऐसा दे दूं मैं, ये ओ नाम दे दिया, ये पी नाम दे दिया, ये ए बी और ये नाम सी दे दिया, और मैंने आपसे क्या बोला कि आप चलो इसको नाम दे देते हैं एक्स और इसको नाम दे देते हैं वाई। तो एक्स और वाई जो हैं, अगर ये भी तो रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है और ये भी रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है, तो क्या सेंटर एंगल का कौन सा वाला डबल होता है, तो ये वाला क्या होता है फिर, मतलब ये वाला हाफ, एक्स हाफ होता है ना, फिर तो सेंटर वाले का ये भी बच्चों हाफ ही होगा। बट कैसे हाफ होगा, इसकी लोकेशन देखो, इस वाले की लोकेशन का साइन कुछ ऐसा था, हंसता हुआ चेहरा था, सेंटर पे भी हंसता हुआ चेहरा था, ये बेचारा रिमेनिंग पार्ट पे रोता हुआ चेहरा लेके बैठा है, तो सेंटर पे भी रोता हुआ पार्ट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना पड़ेगा, 360 से माइनस करना पड़ेगा। ये चीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अगर ये एंगल मैंने बोल दिया 50 डिग्री है, तो इसका ये सेंटर पे रिमेनिंग एंगल कितने डिग्री का हो गया, फिर 310 का हो गया। अब ये 310 का हो गया तो उसको ये इसका हाफ हो जाएगा। समझ आ गई बात, कि आपको ये चेहरे याद रखने हैं, चेहरे याद रखने हैं, फेसेस, ये सेंटर पे नीचे से तो ऊपर वाले का हाफ, ऊपर वाला हाफ, और इसका चाहिए तो रिफ्लेक्स निकाल के हाफ। हालांकि ये 9th का कॉन्सेप्ट था, जो जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए प्लस पॉइंट है ये, जो मैं एक्स्ट्रा आपको ये बता रहा हूँ भाई, क्योंकि इनका यूज आपके पास आएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग एंगल्स की। तो क्लियर हो गया ये फेसेस वाला कॉन्सेप्ट, ये थी हमारी सेंट्रल एंगल थ्योरम। क्लियर है? अब मैंने बोल दिया ये 50 डिग्री है, तो बताओ एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी, कौन बच्चा बताएगा? एक्स की वैल्यू कितनी, 25 और वाई की 155, क्योंकि वाई भी तो हाफ ही होगा। किसका हाफ होगा? रिफ्लेक्स वाले का, 310 वाले का।
क्लियर होगी बात? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या है 4th नंबर पे, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसका क्या मतलब होता है भाई? एक हमने क्लास अभी 10th में ही जब हमने चैप्टर 12 पढ़ा था तो सेक्टर और सेगमेंट वर्ड पढ़े थे, याद है सेगमेंट वर्ड या भूल गए? सेगमेंट क्या होता है? एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। दो सेगमेंट होते हैं, एक माइनर और एक मेजर। तो माइनर हो चाहे मेजर हो, है तो सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट का मतलब मेजर तो मेजर और माइनर तो माइनर, यानी कि मेजर सेगमेंट में बनने वाले ऑल एंगल्स इक्वल होंगे और माइनर सेगमेंट में भी बनने वाले ऑल एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये होते कैसे हैं? सर्कल के अंदर अगर मैंने यहां से यहां तक एक लाइन खींच दी और मैंने ये क्या बोला, ये ए बी मेरा क्या है? एक कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड से ऊपर कौन सा सेगमेंट बन गया? मेजर। और कॉर्ड से नीचे कौन सा बन गया? माइनर। तो इस पॉइंट से मेजर सेगमेंट में बनने वाला एक एंगल ये हो गया, बन गया ये वाला एंगल। और कहां पे? हवे में नहीं लटकेंगे, पॉइंट पे, सर्कल के एंड में आएंगे, सर्कल को टच करेंगे, यानी कि हवे में ही एंगल बना दिया सर जी ये रहा। ये एंगल इन द सेम सेगमेंट नहीं कहलाएगा, सर्कल को टच करना चाहिए। तो ये तो एक ही एंगल बनाया मैंने, बट यहां पे क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। दो एंगल्स का रिलेशन ढूंढना है। तो ए पॉइंट से इधर बन रहा है तो बी पॉइंट से किधर बनेगा? इधर बन जाएगा। तो ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आर इक्वल बिकॉज ऑफ, क्या रीजन दोगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये रीजन याद रखना। क्लियर होगी बात? किसे कहते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट? अब क्या मैं इसके और भी एंगल इन द सेम सेगमेंट चेक कर सकता हूं क्या? बहुत सारे बन सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पे सी नाम दे दूं तो अब बीसी बन गया एक सेगमेंट, बीसी बन गया। तो बी पॉइंट से बनने वाला एंगल, तब इसको ज्वाइन कर दो। बी पॉइंट से बनने वाला एंगल यहां पे बन गया 3, और सी पॉइंट से बनने वाला एंगल कहां बन गया? इधर 4। तो 3 और 4 भी क्या कहलाएंगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो सेगमेंट को घुमा घुमा के भी देख सकते हो आप, ठीक है? कॉर्ड से बनते हैं बेसिकली, तो कॉर्ड डिवाइड करता है सेगमेंट के अंदर। तो क्लियर हो गया कि एंगल इन द सेम सेगमेंट कहते किसे? एक ही सेगमेंट में ये बन तो रहे मेजर में ही ना, माइनर में भी नीचे बन सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, मोस्टली मेजर में ही बनते हैं। क्लियर होगी बात? नोट डाउन करिए इसको भी। इसका सी नाम दे दिया जाए, इसका नाम डी दे दिया जाए। अब अगर मैं बोलूं कि सीडी को अगर कोई बच्चा सेगमेंट मान ले, सीडी कॉर्ड से सेगमेंट बन रहा है, तो कहां पे एंगल बनेंगे? सी पॉइंट पे कौन सा एंगल बनेगा? सी से, सी से आपका ये वाला एंगल बनेगा और डी पॉइंट से आपका ये वाला एंगल बन जाएगा, है ना? इसका नाम अगर मैं 5 और 6 दे दूं तो 5 और 6 इक्वल हो गए। अगर मैं एडी से सेगमेंट मान लूं तो फिर ए से बनने वाला एंगल कहां पे आएगा? 7, और डी से बनने वाला एंगल कहां आ गया? 8। बात समझ में आ गई कि घुमा के चारों तरफ से एंगल इन द सेम सेगमेंट हम चेक कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, अगर जैसा हमें नीड आए क्वेश्चन के अंदर। एक सेगमेंट से दो एंगल बनते हैं और दोनों लेंथ इक्वल होती है। हो गया ये पॉइंट? सर दो मतलब पॉइंट और हैं। कर सकते हैं। हाँ, आगे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द क्वेश्चन। अगर सेगमेंट होगा तभी हम सोच सकते हैं ये चीज, ऐसे नहीं कि हम हर जगह कहीं भी सेगमेंट रोल लगा लेंगे। सेगमेंट दिखाई देगा आपको क्लियरली। क्या ए बी से भी डायमीटर भी सेगमेंट का रोल प्ले कर सकता है? अगर आपको बोल दिए कि ए बी इज अ डायमीटर बोल दे और ए बी को ही बोल दे कि वो सेगमेंट है, तो बन नहीं सकता उससे ऊपर एंगल? इक्वल बन सकता है। दोनों इक्वल होंगे तभी तो उसका केस अब नेक्स्ट समझोगे। हो गया ये दोनों पॉइंट्स? एक्सक्यूज मी सर। यस हिमांशी।
सर जो सेंट्रल एंगल होता है वो डबल होता है ना रिमेनिंग पार्ट से जो एंगल बनता है? यह सेंटर एंगल हमेशा डबल होता है, सेंटर वाला डबल होता है और रिमेनिंग पार्ट वाला हाफ होता है, इसी को बोलते हैं सेंट्रल एंगल थ्योरम। ठीक है, ऑलवेज आपका सेंटर वाला क्या होता है, डबल होता है। अगर ये 50 है तो इससे बनने वाला हंसता हुआ चेहरा ऊपर है तो ये 25 हो जाएगा। अब ये रोता हुआ चेहरा y है तो मुझे सेंटर पे भी क्या निकालना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल 360 से माइनस करके 310, ये इसका हाफ कहलाएगा 155। ठीक है हिमांशी, तो दोनों केसेस में चाहे रिफ्लेक्स हो चाहे दे रखा हो गिवन एंगल, बोथ सेंटर एंगल्स आर डबल। सेंटर एंगल क्या होते हैं, डबल होते हैं, बस ये ध्यान रखना आप। हो गया नोट डाउन? नेक्स्ट है हमारे पास 5th पॉइंट, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो देखो मैं एक सर्कल बना रहा हूं और मैंने यहां से क्या डिवाइड कर दिया, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का कहलाएगा भाई, इसको जरा प्रूफ कर ले, मतलब समझ लें ओरली। सर आपने कैसे बोल दिया कि एपी भी 90 डिग्री है? तो सेंट्रल एंगल थ्योरम के बिहाफ पे ही बोल रहा हूं भाई। ये जो पॉइंट ओ है यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन है तो 180, तो अगर सेंटर पे 180 तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना हो जाएगा, 90 हो तो 180 का हाफ क्या होता है। तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। समझ आ गई बात? और सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल भी कहां पे टच होना चाहिए, सर्कल के ऊपर ही होना चाहिए, हवा में लटकता हुआ एंगल नहीं होता है। क्लियर? ये क्लियर होगी तो एंगल एपी भी कितना, 90 डिग्री। नेक्स्ट, in a cyclic quadrilateral, cyclic quadrilateral का क्या मतलब होता है? क्या क्वाड्रिलेटरल के अंदर साइकिल बना दूं हैं? सर्कल के अंदर एक अगर क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर्कल के अंदर आना चाहिए वो चीज, तब जाके उसे क्या बोलते हैं हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि सर्कल के अंदर मैं साइकिल बना दूं या क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक साइकिल बना दूं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं कि एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल आ जाए। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन है ये वर्ड तो आप इससे रिलेटेड दो प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। क्या है वो दो प्रॉपर्टीज? पहली है इसकी, पहला पॉइंट इसका क्या है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। क्लियर है? और इसका उल्टा कब कर सकते हैं, इसका कन्वर्स, कि किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, किसी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है और अपोजिट एंगल्स का सम अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि 180 आ रहा है, अपोजिट एंगल्स का सम मैंने प्रूव कर दिया कि 180, तो देन वी कैन से दैट कि दैट फिगर इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको बोल सकते हैं। तो इसका अपोजिट होता है, वो क्या होता है कि इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, यहां पे मैंने साइक्लिक नहीं लिखा है, ओनली क्वाड्रिलेटरल। इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, देन it would be a cyclic। क्लियर हो गए आपको ये 6 ऐसे पॉइंट्स जो 9th क्लास में बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिसमें से सेंट्रल एंगल थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट थी,
एंगल इन द सेम सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, एंगल इन द सेमी सर्कल इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन पे मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं आप प्लीज जरा स्टार लगा ले। सबसे पहले सेकंड पॉइंट जो था आपका 9th क्लास के हिसाब से, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड वाली बात। उसके बाद एंगल इन द सेम सेगमेंट पे स्टार लगाएं। उसके बाद आप सेंट्रल एंगल थ्योरम पे स्टार लगाएं और एक इस वाले पॉइंट पे स्टार लगाएं, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये 3 पॉइंट्स तो हमेशा आपके यूज होंगे, 3 से 4 जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट में रखे हैं, ठीक है। ये वाला किसी भी सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं आयशा? ए को किसके साथ? ए और सी अपोजिट है, बी और डी अपोजिट है, इनका सम हमेशा क्या होगा, 180 होगा। एक और फैक्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, बच्चों जरा ध्यान से समझना इस चीज को, किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अगर उन्होंने आपको क्वेश्चन में गिवन दे दिया है इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उसका एक साइड उसकी बाहर निकल जाए तो ये फैक्ट है, प्रूवन स्टेटमेंट है ये, ध्यान देना इस चीज को। ये वाला एंगल इसका नाम 1 दे रहा हूं मैं, इस वाले एंगल का नाम 2 दे रहा हूं मैं, ये ऑटोमेटिक इक्वल होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। अब पूछने पे बोलोगे सर कैसे, तो मैं तो प्रूफ करके दिखा दूंगा, ध्यान से समझना कैसे। तो इसको एंगल 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं थोड़ा, इसको हम 2 बोल सकते हैं, इसको हम 3 बोल सकते हैं, इसको हम 4 बोल सकते हैं। ये प्रूफ हो जाएगा कि एंगल 1 = 5 कैसे है। आप अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो बच्चा 1 + 3 = 180 लिख सकता है क्या, विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक पॉइंट पे बनने वाले दोनों एंगलों का सम भी 180 होता है क्या, लीनियर पेयर से? 3 + 5 = 180। अब दोनों साइड देखो, 180 से 180 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? ये बात समझ में आ गई? 1 = 5 होता है यहाँ पर। तो ये आपकी कुछ फैक्ट हैं जो पहले आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हम आते हैं अगेन क्लास 10th की बुक के हिसाब से कि आपकी 2 थ्योरम्स क्या कहती हैं, आपकी 2 थ्योरम्स क्या कहती हैं, उन पॉइंट्स पे आते हैं। इनको नोट डाउन करो पहले। सर सर एक बार फिर से बता दीजिए कि आपने जो एंगल इन द सेमी सर्कल 90 डिग्री कैसे होता है, कैसे प्रूफ किया आपने? अभी आपने सेंट्रल एंगल थ्योरम पढ़ी थी, सेंटर पे Yes, बनने sir. वाला एंगल, यहाँ पे अगर सीधी लाइन मैंने बोल दी है, स्ट्रेट लाइन है ये, तो स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है? 180। 180 डिग्री। अगर ये 180 है तो फिर ये कितना हो जाएगा सेंट्रल इसका एंगल हाफ थ्योरम के हिसाब 90 से? डिग्री। हाफ। ओके सर। और 180 का हाफ क्या होता है? 90 होता है, ठीक है। कौन सा? then it would be WOULD। कौन सा वाला? अच्छा हाँ, नीचे भी अगर सेमी सर्कल, यस। अब अगर बिल्कुल सही बोला अदनान कि अगर सर अगर यहाँ पे भी कोई एंगल बन जाए तो क्या ये भी 90 होगा या इसको रिफ्लेक्स निकालने की जरूरत है? क्यों निकालने की जरूरत है भाई, पता है 90 होना है। जब सेमी सर्कल बन गया तो फिर ये भी तो 90 कहलाएगा। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? और ये याद भी रख के लेके चलना है आपने, ठीक है। कर लिए नोट डाउन ये? अब देखो 2 थ्योरम्स हैं हमारी, 10.1 10.2। आज की क्लास में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसकी एक थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर उसको आप किसी भी बुक में आर डी शर्मा में ओपन करके देखेंगे, चाहे किसी सैंपल पेपर में, तो आपको पता लग जाएगा कि कंटिन्यू वो 10-20 साल से कंटिन्यू पेपरों में प्रिंटेड आती है 3 मार्क्स के अंदर में। बिल्कुल, थ्योरम नंबर 10.2 अभी रिसेंटली इनके एग्जाम में भी आई थी, एक बच्चे के एग्जाम में आई है। और ये हर साल की बता रहा हूँ, 2018 में भी था, 19 में भी था, 20 में भी था, 21 में एग्जाम्स नहीं हुए हमारे, वरना उनके यहाँ भी देते जरूर। तो थ्योरम 10.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आपने बहुत अच्छे से समझना और करना है। तो इसलिए नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस कर, बट ओरली मीनिंग दोनों का समझ लो, क्योंकि हर जगह आप पूरी थ्योरम थोड़ा लिख के आते हो, आपको यूज कैसे करना है वो पता होना चाहिए ना।
तो उनका यूज यहाँ पे दोनों पॉइंट से जरा समझ लेते हैं। तो ये हो गया, यहाँ तक कर लिया आप सभी ने। अब जरा ये 2 पॉइंट्स लिख लेना इन शॉर्ट। थ्योरम को हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट आप पहले शॉर्ट में समझ लो दोनों को कि बेसिकली शॉर्ट में होता क्या है ये दोनों। थ्योरम 10.1, ये आपकी थ्योरम 10.1 की स्टेटमेंट है। अब आपको क्या इतनी बड़ी स्टेटमेंट हर जगह लिखने की जरूरत है या शॉर्टकट नेम भी चाहिए आपको? तो इसका शॉर्टकट नेम भी कुछ चाहिए जिसे टीचर इजीली समझ सके। बहुत सारे लोग कहते हैं सीधा 10.1 रीजन डाल देना बेटा। बेटा 10.1 रीजन आपकी एनसीईआरटी में चैप्टर 10 है ना, आर डी शर्मा में तो सर्कल कुछ और ही है। वहाँ होगा मान लो 13 चैप्टर, तो क्या 13.1 लिख के आओगे? नहीं ना। ये तो बहुत ही गलत सिखाते हैं जो भी सिखाते हैं कि आप 10.1 रीजन दे देना, ऐसा नहीं होता है कभी भी। देखो ये थ्योरम आपको क्या स्टेट कर रही है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस या फ्रॉम द रेडियस। ध्यान से समझना है इस चीज को कि सर्कल के अंदर जब आप एक टेंजेंट बनाते हो तो सेंटर से, फ्रॉम सेंटर और फ्रॉम सेंटर आपकी इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। यानी कि जो आपका टेंजेंट का पॉइंट पी है उसको आप सिर्फ सेंटर से मिला दो, वो ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा आपका। तो इसको हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या दिक्कत है? इतनी बड़ी स्टेटमेंट याद करना चाहते हो या जो बात मैंने बोली है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? कोई परेशानी इस लाइन में या इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखनी है रीजन में? मुझे तो ये इजी लगता है। क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर, और शॉर्ट में परपेंडिकुलर को भी उल्टा टी दे दिया मैंने। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है ये बात? कितने बच्चों को ये थ्योरम अब समझ में आ गई कि हमेशा सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर होता है। यही थ्योरम 10.1 है हमारी। इसको प्रूव करना सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। थ्योरम 10.2 क्या कहती है उसको भी जरा समझ लेते हैं। The length of tangent from an external point to a circle are equal. most important theorem है भाई। मैंने ये बात आपको पहले ही समझाई हुई है कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाले टेंजेंट्स, एस वर्ड है यहां पर, लेंथ एस वर्ड है, मतलब दो लेंथ, दो टेंजेंट की लेंथ ऑलवेज क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब यहाँ पे अगर मैं ए नाम दे दूं और यहाँ पे मैं बी नाम दे दूं और यहाँ पे पी नाम दे दूं तो वी कैन से दैट कि ए पी इक्वल्स टू बीपी बोल सकते हैं, या ए पी इक्वल्स टू बीपी बोल सकते हैं कि नहीं? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। और एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है आपका? फ्रॉम पी से आया हुआ है। तो अगर यही सेम थ्योरम का यूज अगर मैं एक ट्राइंगल के अंदर करने जाऊं, ए बी सी, कॉन्टेक्ट पॉइंट्स आर डी
ई और एफ। कितने एक्सटर्नल पॉइंट हो गए? तो 3 लेंथ इक्वल हो सकती हैं। अगर मैं पॉइंट ए से बात करूं तो क्या इक्वल टू क्या लिखेगा बच्चा? ए एफ इक्वल्स टू ए। रीजन? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने से बेटर क्या है, हम इतना ही लिखेंगे। बी पॉइंट से बी एफ इक्वल्स टू सी पॉइंट से, आप सी से ए नहीं बोल सकते क्योंकि बीच में किसने रोक लिया आपको? ई पॉइंट है। समझ आ गई बात? ऐसे ही सेम क्वाड्रिलेटरल में भी बन सकते हैं। कितनी लेंथ क्वाड्रिलेटरल में? 4 लेंथ बन सकती हैं। तो हर चारों पॉइंट से चारों एक्सटर्नल पॉइंट्स की लेंथ इक्वल कहलाएंगे। ये हो गया आपके चैप्टर का फिनिशिंग। इतना ही सिर्फ इस चैप्टर में आपके पास कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं क्योंकि 2 ही थ्योरम है। बट इनके क्वेश्चंस की बात करें हम तो नेक्स्ट क्लास से हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे। 10.2 मैं प्रूफ कराऊंगा सबसे पहले, और इसमें प्रूफ के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि प्रूफ के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक 3 मार्क्स में आपको प्रूफ का दे सकते हैं, 2 मार्क्स में कोई फाइंड का क्वेश्चन दे सकते हैं। फाइंड के लिए आपको जितने कॉन्सेप्ट इससे पहले लिखवाए मैंने 9, 10 दोनों के मिला के, सब आपको आना चाहिए। समझ आ गई बात? तो नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे सारे कॉन्सेप्ट जरा रीड करके बैठें। मैं इंडिविजुअली किसी से पूछूं तो 10 के 10 पॉइंट बता पाए। सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, समझ गए यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद सेंट्रल एंगल थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड क्या करता है, एंगल इन द सेम सेगमेंट किसे बोलते हैं, एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, और ये दोनों पॉइंट। ये सब बच्चे एक बार अच्छे से याद करके नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार करके बैठे अपने। समझाएं सर्कल के क्या आप सबने एक बार उनको रीड करे हैं? करके देखे? यस सर। ठीक है, अच्छी बात है। जरा जिससे पूछूं वो बच्चा मुझे एक बार जरूर बताए सारे पॉइंट। ऑनलाइन से जरा मुझे कृतिका आप मुझे बताओ कि थ्योरम नंबर 10.1 क्या कहती है? ऐसी वर्ड्स में समझा दो बस अपनी लैंग्वेज में। थ्योरम 10.1 इक्वल कॉट सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। नहीं, थ्योरम 10.1 अच्छा सर, हाँ टेंजेंट 10th क्लास की। सर उसमें था कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। सिंपल सा है कि टेंजेंट के पॉइंट पे हमने क्या बेसिकली, मैं एक ही फिगर से सारी चीजें समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से दोबारा रिवीजन में ले लो आप। कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या कि अगर आपके सर्कल के अंदर एक लाइन है, ठीक है, तो इसको हम अंदर है तो इसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। और अगर ये लाइन इसके बाहर चली गई तो इसे क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। कोई लाइन सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पे टच करके जा रही है तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकता है। मैक्सिमम 2 पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बन सकते हैं और दोनों की लेंथ इक्वल होती है, ये हमने पढ़ा। अगर किसी सर्कल में आपके पास कॉर्ड दे रखा है तो सेंटर से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। हमने एक थ्योरम और भी देखा यहाँ पे कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये हमारी बुक की 10.1 थ्योरम है। और कुछ हमारे 9th के कॉन्सेप्ट थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटर वाला एंगल जो होता है वो क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट का डबल होता है। सेंटर वाला डबल होता है, रिमेनिंग पार्ट वाला हाफ होता है। एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो ये आपके सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आप पता है जो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप इजीली समझ के कर पाओगे एग्जाम में, दिमाग चलेगा आपका। इसके साथ साथ आपको एक और भी वर्ड पता होना चाहिए क्योंकि आपके इसमें मोस्टली ट्राइंगल बनते हैं, सर्कल के अंदर मोस्टली ट्राइंगल्स बनेंगे।
तो आपको एक वर्ड मैंने 9th में भी बताया होगा, अगर याद हो तो आपको, कि कौन सा याद है किसी को? एक वर्ड था जिसमें मैंने बताया था आपको कि V फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, A फॉर ASP यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी, और एक बताया था L, वेल वर्ड बताया था, याद है किसी को? वेल वर्ड, वेल वर्ड का मतलब है V फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल, A फॉर ASP ऑफ अ ट्राइंगल, ये ऑल टाइम कहीं भी यूज हो सकता है ट्राइंगल में, L फॉर लीनियर पेयर, E फॉर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये आपको वेल वर्ड याद होना चाहिए, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये ट्रिक बना के मैंने बताया हुआ था, वेल वर्ड, ठीक है। VALE का यूज हमेशा इन चारों से क्वेश्चन हो जाता है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन उठाओगे इन चार में से कोई दो चीजें जरूर लगेंगी, पक्का लगती है वेल वर्ड। सर यस, सर आपने अभी विल से आगे क्या क्या बताया? वेल वर्ड के आगे मैंने सिर्फ आपका प्रीवियस रिवीजन कराया है कि प्रीवियस मैंने क्या क्या पढ़ाया था। वेल की फुल फॉर्म बताई, V फॉर वर्टिकली अपोजिट एंगल, A फॉर ASP ऑफ अ ट्राइंगल, L फॉर लीनियर पेयर, E फॉर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। सर ये कहाँ यूज होगी वैसे? ये किसी भी ट्राइंगल के क्वेश्चन के अंदर एंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, मैं तो 8th के बच्चों को भी बोलता हूँ कि ये चीज ध्यान रखा करें, ये हर जगह कभी भी यूज हो सकती है, ठीक है। अब देखो ओके। आपके पास दो थ्योरम है, एक थ्योरम नंबर 10.1 है, वो थोड़ी कम आती है पेपर के अंदर में, मगर फिर भी उसका प्रूवन हमें पता होना चाहिए कि क्या प्रूव करने की स्टेटमेंट्स हैं उसकी। तो सबसे पहले मैं थ्योरम 10.1 कराने जा रहा हूँ, आप जरा ध्यान से समझें इस चीज को। बुक नहीं लाए? ये आपकी थ्योरम 10.1 है। तो सबसे पहले आप एक बात बताओ कि जब भी कोई थ्योरम आप प्रूव करने जाते हो, आपको सबसे पहले क्या पता होता है? उसकी क्या बनानी होती है? फिगर बनानी होती है। तो जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो आपको पता लग रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि मुझे क्या बनाना है? एक सर्कल बनाना है और उसमें एक टेंजेंट भी बना के दिखाना है। तो सेंटर भी होगा सर्कल का, ओ पॉइंट, ठीक है। उन्होंने बोला कि सर्कल से मतलब सर्कल के अंदर टेंजेंट पर जो रेडियस होता है, सेंटर से जो रेडियस होता है वो ऑलवेज क्या होता है? हमारा परपेंडिकुलर होता है। ये चीज आपने यहाँ पे प्रूव करके दिखानी है, इसको परपेंडिकुलर प्रूव करके दिखाना है। 90 डिग्री, इसका नाम दे दिया P, इसका नाम यहाँ पे दे दिया A, इसका नाम दे दिया गया B, ठीक है। क्लियर है पहले ये चीज कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? AB एक पूरी एक लाइन ले ली है और P पॉइंट पे आपका टेंजेंट है, सेंटर आपका O है और ये सर्कल है आपका। तो फिगर ड्रॉ करने के बाद हम गिवन लिखेंगे। गिवन में सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? सर्कल विद सेंटर O, पहला पॉइंट। अ सर्कल विद सेंटर O। सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है कि इसमें आपने किसको टेंजेंट लिया हुआ है? आप पूरे AB को टेंजेंट बोल सकते हो। AB इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P, पॉइंट पे हमारा टेंजेंट है, और OP आपका क्या है? रेडियस है। ये परपेंडिकुलर प्रूफ करना है वैसे उसको। तो टू प्रूव हमें करना है क्या कि OP परपेंडिकुलर टू AB, AB पर OP परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस आपको क्या दिखाना है कि कैसे भी करके हमारा कौन सा एंगल OPA एंगल जो है वो क्या आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। ये चीज मुझे प्रूव करके बताना है, ठीक है, कैसे भी करके शो करना है। तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, क्योंकि हम थ्योरम कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन करनी ही पड़ती है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हमें करना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे।
टेक अ पॉइंट क्यू, एक क्यू पॉइंट ले लेते हैं यहां पे हम, ठीक है, अदर देन पी, पी के अलावा एक पॉइंट मैंने यहां पे क्यू ले लिया, ठीक है, और एक अनदर पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया सर्कल के ऊपर आर। मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, क्या क्या लिया है मैंने, एक लिया है मैंने क्यू और एक लिया है आर। क्यू लिया है ऑन टेंजेंट, आर लिया है ऑन सर्कल। अगर आप इनको ज्वाइन करते हो आपस में इन पॉइंट्स को, तो कुछ ऐसा ही तो आपके पास फिगर बनेगी, एक ट्राइंगल टाइप का बन गया ये बात समझते कि क्यू पॉइंट मैंने कहां पे हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है, टेंजेंट के ऊपर, आर पॉइंट कहां पे लिया है, सर्कल के ऊपर। तो क्या लिखना है यहां पे कि हमें क्या करना है, टेक अ पॉइंट आर ऑन दी सर्कल, ठीक है, एंड अनदर पॉइंट क्यू ऑन दी टेंजेंट। क्लियर है ये चीज। और ये जो पॉइंट क्यू लिया है हमने, ये क्या है हमारा, रेदर देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा कोई दूसरा पॉइंट लिया है हमने। बात समझ में आ रही है, क्या लिया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलावा, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा पी पॉइंट है यहां पर, ठीक है। अब यहां पे प्रूफ में क्या करेंगे, देखो इसमें प्रूफ में ना ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको कुछ कॉन्ग्रेंट कराऊं या फाइंड करके बताऊं। ये एक स्टेटमेंटल प्रूफ है, स्टेटमेंट में आंसर देके आपको प्रूफ करके दिखाना है। बट फिर भी थोड़ा सा समझो कि किस ब्याज पे आप स्टेटमेंट दे रहे हो, स्टेटमेंट देने का भी तो कुछ रीजन होगा। तो एक सिंपल सी बात, पहले आप जरा ये चीज समझो, एक सिंपल सा आ रहा है थोड़ा सा इधर, प्रूफ पॉइंट। इस पॉइंट को बताने से पहले एक पॉइंट आपने क्लास 9th में आपने एक थ्योरम थी, हालांकि वो आप लोग के टाइम पे डिलीटेड थी, बट मैं उसको थोड़ा सा समझा दूं पहले, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे, ताकि कोई बच्चा ये ना पूछे कि सर ये चीज हुई कैसे। फैक्ट है वैसे ये जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, 90 डिग्री ड्रॉ करते हो, अब इस बेस वाली लाइन पे आप कहीं पे भी पॉइंट लोगे, भाई ये पॉइंट आपका फिक्स है ए, ये पॉइंट है आपका फिक्स है बी। अब आप अगर यहां पे कहीं पे भी पॉइंट लोगे, C1, मतलब इसको C मान लेते हैं, C1, C2, C3, कहीं पे भी मैं पॉइंट लूं, तो आपके दो चीजें तो हमेशा चेंज होती चली जाएंगी, बट थर्ड थिंग आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी, दैट इज परपेंडिकुलर की लेंथ AB की वैल्यू। देखो कैसे, अगर इसको ज्वाइन करा इससे, बेस छोटा है, हाइपोटेनस तो ऑलवेज क्या होता है, बड़ा ही होता है। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, फिर से क्या हो गया, बेस भी बढ़ गया, हाइपोटेनस भी बढ़ गया। इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करूं, वंस अगेन आपका बेस बढ़ा, हाइपोटेनस बढ़ा, बढ़ता चला जाएगा, बट परपेंडिकुलर की लेंथ कांस्टेंट रहेगी, एकदम सेम रहेगी। तो ये थ्योरम थी कि बड़ी ग्रेटर साइड जो होती है, मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसके ठीक अपोजिट वाला एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री होता है, सबसे बड़ा एंगल होता है। और सबसे बड़ा एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आप बनाने जा रहे हो, और वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर में, तो वो आपका ये वाला एंगल फिर कितने डिग्री का कहलाएगा, समझ आ रही है बात। सबसे बड़ी साइड के अपोजिट में बड़ा एंगल होता है। ये था ना एक थ्योरम हमारे पास, इसका उल्टा कर लो, छोटी वाली साइड के अपोजिट छोटा एंगल होगा। ये था कि नहीं था 9th में, थोड़ा डिलीट हो गया था ये पोर्शन, बट ये थ्योरम्स हमारी 9th में थी। तो कुछ ऐसा ही वर्किंग हम यहाँ पे करने वाले हैं कि कभी भी ऐसा वर्क करोगे तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, और हमेशा क्या बढ़ते चले जाएंगे, हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। छोटे वाला, अगर कोई छोटी साइड है तो उसके अपोजिट में छोटा एंगल होगा, छोटा एंगल कोई भी सबसे छोटा एंगल वही होगा, और सबसे बड़ी साइड के अपोजिट में सबसे बड़ा एंगल होगा। ये थ्योरम थी हमारे पास। अब यहाँ पे हम किस तरीके से इसको डिफाइन कर पाए, तो सबसे पहले आप देखो कि इन अ सर्कल
विथ सेंटर ओ। क्या हम ये बात लिख सकते हैं कि ओपी इज इक्वल टू ओ आर? क्या है ये दोनों? रेडियाई ऑफ अ सर्कल है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल है, दोनों के दोनों रेडियस हैं, और रेडियस की लेंथ क्या होती है? ऑलवेज इक्वल होती है। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके बैठ जाते। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना कि OQ जो है, OQ इट इज अ सम ऑफ OR प्लस RQ। लिख सकते हैं इस चीज को, किसका सम है ये? OR प्लस RQ, ये दोनों का सम है। ये बात यहां तक क्लियर है कि OQ जो है वो क्या है हमारे पास? ये OR प्लस RQ है। तो यार ये OR और OP दोनों के दोनों सेम है, और OR मतलब कि OP, और OP में समथिंग प्लस हो रहा है। तो कोई चीज प्लस हो रही होगी तो उसमें वो बढ़ा रही होगी या घटा रही होगी? बढ़ा रही होगी। तो आप समझ सकते हो कि OQ की वैल्यू क्या OR और OP से बड़ी होगी, छोटी होगी? बड़ी होगी ना। अगर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि OQ जो है हमारे पास ऑल्सो OP प्लस RQ में लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। बात समझना। तो इससे साफ पता लग रहा है कि OQ जो होगा वो OP से कितना बड़ा होगा, मतलब बड़ा होगा। ये तो पता लग गया मुझे। इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे कोई भी बच्चा क्लियरली क्या बोल सकता है कि OQ ग्रेटर देन OP। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हम यहाँ पे? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इट इज क्लियरली दैट OQ ग्रेटर देन OP। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आपके पास ये प्रूफ कर दिया कि OQ इज द ग्रेटर साइड। तो इसके ठीक अपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा? बड़ा ही होगा। इट इज अ शॉर्टर डिस्टेंस। तो ये शॉर्टर डिस्टेंस हो गया सही, और ये हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे ये रीजन दिखा के कि OQ आपका बड़ा आ गया है OP से, सो OP इज द शॉर्टर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है? हैंस OP परपेंडिकुलर टू, आप क्या बोल सकते हो? AB बोल सकते हो। कि अगर वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा किसका होगा? परपेंडिकुलर का होगा। ये हमारे पास 9th में कॉन्सेप्ट था। तो ये थ्योरम जनरली मैं कह रहा हूँ एग्जाम में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती कि आपको प्रिंटेड दे दी जाए, स्कूल लेवल पे आ जाती है, बोर्ड में भी दें तो आपको इतना ही एक्सप्लेन करके आना है। समझ आ गई बात? मेन पर्पस उनका ये था कि बच्चा ये दिखा दे कि ये वाली साइड जो है वो बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है, और छोटी साइड पे ही क्या बनता है? परपेंडिकुलर बनता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोट डाउन करो इस वाली थ्योरम को 10.1 को। सर यस सर हमने ओपी को ही शॉर्टेज क्यों बताया, पीक्यू को क्यों नहीं बताया? यस, क्योंकि हमें ना OP परपेंडिकुलर टू AB दिखाना था। तो OP सेंटर से जो लाइन आ रही है उसी को दिखाना है ना। सेंटर से कौन सी लाइन आ रही है हमारी? OP। तो सर पीक्यू ये शॉर्टेज OP नहीं को हो ही सकती दिखाना थी? था हमें। पीक्यू शॉर्टेज नहीं हो सकती थी? PQ नहीं हो सकती, नहीं, PQ शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती है। ओके सर। ठीक है? क्योंकि अगर देखो एक केस में तो PQ शॉर्टेस्ट आप बोल सकते हो नव्या, बट अगर अब मैं जितने भी आगे और पॉइंट्स एक्सटेंड करता चला जाऊंगा, अगर मैं मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल डॉटेड दिखा रहा हूं, मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लूं M, थोड़ा और इधर ले लेता हूं, इधर की साइड M, और इसको डॉटेड डॉटेड लेके आया, कुछ ऐसे लेके आया, तो मेरा OM जो है वो तो रेडियस ही है। अभी भी क्या बोल सकता हूं कि OA इज द ग्रेटेस्ट साइड, भाई लॉन्गेस्ट है। तो आप देखो आपका PA तो बड़ा हो गया, बट OP अभी भी क्या है? छोटा का छोटा ही रहेगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा मानेंगे फिर हम? ओपी। ठीक है ना भैया, क्लियर हुआ? यस सर। क्योंकि मैं P से हट नहीं सकता। P इज अ कॉन्टेक्ट पॉइंट, जहां पे टेंजेंट बन रहा है वहां से हट नहीं सकता मैं उस डिस्टेंस से, और मैं सेंटर से भी नहीं हट सकता। सेंटर से सेंटर है, तो इस डिस्टेंस को तो बिल्कुल हिला ही नहीं सकते हम। बात समझ में आ रही है? इसलिए इनको जितना चेंज करेंगे साफ साफ पता लगेगा, वो दोनों बढ़ती चली जाएंगी। ये सबसे शॉर्टर साइड होगी हमारी, शॉर्टेस्ट होगी।
क्लियर है ये? अभी तक जितने भी हमने लास्ट क्लास में पॉइंट्स पढ़े हैं और जितना मैंने आपको पॉइंट समझाया हुआ है उसके बिहाफ पे और इस थ्योरम के बिहाफ पे पहले हम जरा 10.1 एक्सरसाइज फिनिश कर लें, क्योंकि ओरली है और सिंपली एक्सरसाइज है, तो उसको हम फिनिश कर लेते हैं पहले, फिर हम थ्योरम 10.2 पे जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि 10.2 थ्योरम का ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ करना है वो हमें नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में ही करना है। तो पहले जल्दी से आप इसको नोट डाउन करें, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ 10.1। सर यस सर जब भी नबिया ने पूछा कि अगर पी क्यू को क्यों नहीं ले सकते हम शॉर्टेस्ट साइड, तो सर मतलब अगर हम मतलब आपने जैसे कहा कि पी तो एक रेडियस है, अगर हम इसको ओ आर को अगर हम आगे खींच दें तो फिर लॉन्गेस्ट साइड बन जाएगी, ओ आर तक सीमित रखेंगे तो फिर सर ये शॉर्टेस्ट साइड ही रहेगी। तो सर अगर वो तो पर सर आप खींचोगे तब ना, तब वो टैंजेंट बनेगा, वो तो बनेगा ही नहीं। वहाँ टेंजेंट कहाँ बनेगा? आप वही देखो तो। ना, हमारे पास किसी भी सर्कल में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे आ गया, टेंजेंट यहीं से बन रहा है। अब मैं इस पी को तो चेंज कर ही नहीं सकता, मैं कोई भी पॉइंट इस वाली लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे कोई अनदर पॉइंट ले सकता हूँ। मैं यहाँ तो कोई और पॉइंट आगे ले सकता हूँ, ए ले लूँ, बी ले लूँ, एम ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, और वो हमेशा टकरा के सर्कल से ही आएंगे। तो सर्कल पे जहाँ भी टकरा के जाएंगे इंटरसेक्ट करके, उसका भी कुछ नाम दूंगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ओपी और ये पॉइंट दोनों रेडियस है, तो ये दोनों तो इक्वल है, बट जब इसकी पूरे की बात करेंगे तो हमेशा इससे ये क्या होगा, छोटा ही होगा। तो ये छोटा तो फिर ये भी छोटा। मतलब वैसे तो ओपी तो हमारा ओ एम चाहे ओपी चाहे ओ आर कुछ भी यहाँ पे ले लो, एक ही बात है। किसी भी केस को अगर मैं शो करूं तो बार बार आपको पता लगेगा कि ये बड़ा ओपी ऑलवेज के हर केस में आपका क्या आएगा, सबसे छोटा है, छोटा नहीं सबसे छोटा है। समझ आ गई बात? उसी लाइन पे पॉइंट अगर मैं लूं तो फिर टेंजेंट वाली लाइन पे तो लूंगा, टेंजेंट की लाइन स्ट्रेट लाइन है ये, तो टेंजेंट की लाइन कितनी भी स्ट्रेट हो 90 डिग्री सिर्फ कहां पे बनता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। भाई देखो ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है ना, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बन सकता है। चाहे आप कहीं और पॉइंट लेंगे तो वहां पे 90 डिग्री बन रहा है क्या? कभी नहीं बनेगा। ठीक है, ऑलवेज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही 90 डिग्री बनता है। चलिए 10.1 एक्सरसाइज देखते हैं ओरली। बाहर से जो लाइन टच हो रही है, हाँ, टेंजेंट जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? इनफाइनाइट। सर्कल में इनफाइनाइट, मैं जहां पॉइंट मार्क कर दूं वहीं से टेंजेंट बना सकता हूं। तो इनफाइनाइट पॉइंट मार्क कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। नेक्स्ट, a tangent to a circle intersect it in dash point। टेंजेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? 1 पॉइंट पे, तो 1 आंसर आएगा, 1 पॉइंट। A line intersecting a circle in 2 points is called secant। ये वर्ड भी आपको करवा दिया था। Yes, हिमांशु। A circle can have dash parallel tangent। टू। वही बन सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में लूंगा तो मैं, 2 आंसर आएगा। The common point of a tangent to a circle and the circle is called Point of contact. point of contact, point of intersection। ये तो बोलते हैं इसको, टचिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं अपनी भाषा में। क्लियर है? चलिए, तो ये तो क्लियर थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इस पे स्टार लगा लेना। ये 2 मार्क्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, बट हमें ये आना चाहिए कैसे, और इसके लिए डायग्राम अपना ज्यादा अपना माइंड नहीं चलाना है, डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा बनाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बाहर से टेंजेंट सुन के, पता है, अपनी मर्जी से कहीं भी पॉइंट ले लेंगे टेंजेंट के लिए। जब भी आपको रेडियस या लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना हो, चाहे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, जो भी बोला जाए, तो इस बात का ध्यान रखना कि डायग्राम सेम ही रखना जो मैं बनाना सिखा रहा हूँ। ये हो गई आपकी 10.1।
सर आपकी वॉइस कट गई थी, आप क्या कह रहे थे अभी डायग्राम के बारे में? मैंने कहा कि जो डायग्राम मैं अभी सिखाऊंगा वही डायग्राम उसी टाइप का आप लोगों ने ऑलवेज बनाना है इन टाइप के क्वेश्चंस में। ओके सर। कोई भी बच्चा ये नहीं सोचे कि टेंजेंट है तो बाहर से बनाना है तो बीच में से ले लिया, जी नहीं। ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम ऑलवेज आप सेम रखना। देखो क्या बोला गया है, एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल है मेरे पास और जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें बोला क्या गया है कि थ्रू द सेंटर ओ, तो सेंटर O दे रखा है, चलो O नाम दे दिया। और इन्होंने क्या बोला कि पॉइंट जो है वो P है आपके पास, अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P, तो कहां से, एट पॉइंट P से आ रहा है। तो अगर ये बात आ गई कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे को P रखना है और ये O है, तो फिर ये वाला पॉइंट कितना होगा, Q होगा। इट्स अ सेंस। अब आपने ये सोचा नहीं होता कि डायग्राम में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पहले बनाना है, तो आप कुछ भी Q, यहाँ पे अगर मैं Q ले लेता तो फिर P कहाँ बनाता, मैं किधर बनाता P, या तो ऊपर ऐसे ऐसे आप टेढ़ा लेके जाते, फिर आप कंफ्यूज होते कि वहां से कैसे डायग्राम। बनाने वाला बच्चा बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बताऊंगा कि ऑलवेज आप है ना बेस लाइन पे ही रखो तो ज्यादा बढ़िया है, नीचे की साइड रखो। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया हमने, Q दे दिया। सर इसका ना Yes? डायग्राम मैंने ऊपर से बना दिया, तो वो भी एग्जाम में सही चलेगा, चलेगा, ऊपर से भी चलेगा, बट सही से बनाया तो बिल्कुल सही चलेगा। अब आपको पता है ये लाइन ऑलवेज यहाँ पे कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। और हमें लेंथ ऑफ क्या निकालना है, OQ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 12 सेंटीमीटर, और PQ की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर पहले बताओ कि कौन सा हाइपोटेनियस है। भाई ये 90 डिग्री, तो उसके सामने वाली साइड ही तो होती है हाइपोटेनियस। तो OQ जो है वो कितनी है मेरे पास, 12 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस है ये। और रेडियस बोला है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो OP की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। मतलब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, PQ की वैल्यू। पाइथागोरस यूज करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये आजकल अब आपके पता है आपको 2 मार्क्स के मिनिमम क्वेश्चंस हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जानी है, हमें सिंपली लिख देना है क्या क्या, कि गिवन बोल के इन सर्कल विद सेंटर O, रेडियस आपका OP कहलाएगा विच इज 5 सेंटीमीटर, और OQ की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। OQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। और टू फाइंड क्या करना है आपने, लेंथ ऑफ PQ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला वर्क आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपकी PQ टेंजेंट है, सिंस PQ इज अ टेंजेंट, तो ऑलवेज OP परपेंडिकुलर टू PQ होगा ही होगा। तो एंगल OPQ कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। तो इन ट्राइंगल कौन सा, OPQ, और एंगल OPQ है 90 डिग्री का, तब भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते थे। जब तक किसी ट्राइंगल का एंगल 90 नहीं दिखाया, पाइथागोरस कैसे लगा सकते हैं हम, ठीक है ना। अब इसमें लगा सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के हिसाब से OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, और रीजन बाय पाइथागोरस। वैल्यूज पुट कर दो, OQ की वैल्यू कितनी है 12, और OP की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और PQ तो मुझे फाइंड आउट करना है। ये हो गया 144, ये हो गया 25। अब जो बच्चे थोड़े है ना वो शॉर्टकट ट्रिक्स में जो जी रहे थे अभी फर्स्ट टर्म में, तो वो क्या सोचते हैं 12 और 5 है तो तीसरा 13 आ जाएगा, तो 13 सेंटीमीटर पे टिक मार दो। देखो 13 दे भी रखा होगा, ऑप्शन में 13 है, जानबूझ के दे रखा होगा उन बच्चों के लिए जो जल्दबाजी करते हैं, हड़बड़ा जाते एकदम, कितना हड़बड़ी में, अरे यार 5 12 13 पे टिक मारो, जय माता दी। बिना सोचे समय अगर जो करेंगे
वो 13 पे टिक करके आएंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 5 12 देखते ही बच्चा सोचता है 13 आएगा। वही तो इसीलिए डायग्राम बना के हमें चेक करना सब कुछ। समझ आ गई बात? अब यहाँ से 144 के पास 25 किस चीज में आ जाएगा? माइनस में। तो आपके पास पी क्यू का स्क्वायर जो हो जाएगा 144 माइनस 25 119 आएगा। और उसका स्क्वायर रूट आप सबको यार कम से कम 25 तक याद है, तो इतना तो पता है कि 25 तक के अंदर में 119 किसी का नहीं होता। इट इज अ प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का कोई स्क्वायर रूट होता है क्या? ये आपका इस पे बेस्ड आपको 10.2 में भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप बहुत इजीली कर लोगे फिर। तो एक मेरा काम था करके दिखाना कि 2 मार्क्स में इतना करना ही करना है। छोटा सा रफली डायग्राम बनाया, गिवन लिखा, और सिंस अगर ये टेंजेंट तो फिर ये बात तो होगी 90 वाली बात आएगी। इसका रीजन जरूर देंगे बच्चों हम, ये परपेंडिकुलर क्यों हुआ। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमेशा परपेंडिकुलर कहां से आएगा? सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही परपेंडिकुलर आएगा। कर लिया। अगर यहाँ पे रूट में 120 होता तो क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देते रूट 120 पे? हम उसके फैक्टर निकाल के दिखाते ना कि रूट 120 को कुछ लिख भी सकते हैं। तो ये सब बातें थोड़ी ध्यान रखोगे कि अगर कोई प्राइम नंबर आ रहा है तो फैक्टर तो निकलेगा नहीं, बट अगर कंपोजिट नंबर है तो फैक्टर भी निकाल के वहां दिखा देंगे रूट में ही सही। ठीक है ना? हो गया ये? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ वाला, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर जब ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में आ रहा है तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट के लिए क्यों देंगे इस चैप्टर से? ठीक है ना? उसके लिए तो अलग से एक इकलौता चैप्टर है ही हमारे पास कंस्ट्रक्शन बोल के, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने का क्वेश्चन तो हमारा ये चैप्टर तो देंगे नहीं। वैसे है बहुत ईजी है कि आपने क्या करना है? ड्रॉ अ सर्कल। चलो एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, and 2 lines parallel to the given line such that the one is a tangent and other is a secant। मतलब एक लाइन सीकेंट बनानी है और दूसरी टेंजेंट बनानी है, और दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल दिखाने के लिए मुझे दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या बनाना पड़ेगा? इक्वल बनाना पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे का। तो पता है कौन से एंगल से हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 डिग्री से, क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंट पे तो 90 डिग्री बनता है, तो फिर सीकेंट पे भी कितना ड्रॉ करना पड़ेगा? 90 डिग्री ड्रॉ करना पड़ेगा। और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो लाइंस भी पैरेलल, लाइंस पैरेलल। ये क्वेश्चन स्किप करेंगे, ठीक है ना? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन हमारा। अब नेक्स्ट हमारी थ्योरम नंबर 10.2 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम वो करने जा रहे हैं। ये कर लिया सबने?
थ्योरम 10.2 बहुत अच्छे से तैयार कर लें आप सभी बच्चे। कर लिया? और इसकी स्टेटमेंट भी आपको ऑल टाइम याद होनी चाहिए। बहुत ही छोटी सी स्टेटमेंट है, आप जरा रीड करके देखो। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक दो बार रीड करोगे तो याद हो जाएगी ये स्टेटमेंट। ये थ्योरम आपके पास है, पेपर में कभी ये नहीं बोल के आएगा कि प्रूव करो 10.2 थ्योरम। स्टेटमेंट आएगी प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये बात बोल के इसके आगे प्रूव वर्ड आ जाएगा बस, ठीक है। कोई इसका शॉर्टकट नाम नहीं है, यही नाम है। तो सबसे पहले सर्कल की बात की गई है, हमने भी एक सर्कल बना लिया, ठीक है। अब सर्कल बनाया होगा तो किसी सेंटर से ही तो बनाया होगा, तो सेंटर का नाम क्या होगा? ओ होगा। क्वेश्चन में यहां तक क्लियर हो गया कि सर्कल बना लिया। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो बाहर कहीं एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना पड़ेगा मुझे। चलो मैंने इसका नाम क्या ले लिया? पी पॉइंट ले लिया। अब इस पी पॉइंट से मेरे को टेंजेंट नहीं, टेंजेंट्स दिखाने हैं, यानी कि दो टेंजेंट दिखाने हैं। तो एक टेंजेंट चलो मैं ऊपर की साइड लेके आ रहा हूं, एक नीचे की साइड यहां पे ले लिया हमने। जहां पे भी टेंजेंट ने टच किया है उसको ए और बी नाम दे दो उस पॉइंट को। यही तो काम कर सकते हैं हम। अब हमें क्या बोला गया कि आपको प्रूव करना है कि ये जो टेंजेंट्स की लेंथ है वो दोनों के दोनों इक्वल है। क्या क्या नाम है इनके? एपी और बीपी, या पीए और पीबी, जो भी नाम बोलना चाहो आप। एपी और बीपी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम है, लेंथ है। तो क्लियर क्या है ये बात? थ्योरम में मैंने पहले बताई थी कि हमेशा एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनते हैं और दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। अब ये प्रूव करके दिखाना है, तो बस इतना ही तो बोला गया हमसे, कुछ और बोला है कुछ करने के लिए? तो हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा। तो पहले गिवन लिखते हैं हम। गिवन का पहला पॉइंट जैसे उसमें लिख पाया था, अ सर्कल विद सेंटर ओ। क्लियर है ये चीज? सेकेंड पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि एपी and BP are the two tangents from an external point P। बातें हो गई क्लियर? जो फिगर में दिख रहा है वो यहाँ पे गिवन में लिख दिया। टू प्रूफ क्या करना है, इनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, विच मीन्स AP इक्वल्स टू BP मुझे प्रूव करना है, ठीक। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? क्योंकि अभी हम कुछ नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे कुछ ट्रायंगल ना बन जाए। तो ज्वाइन ओए, आपको पता है आप जैसी ओए को ज्वाइन करोगे और ओबी को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे भी 90 और यहाँ भी 90 डिग्री ऑटोमेटिक बनता है। और हमेशा ज्वाइनिंग की लाइन आपकी कैसी होनी चाहिए? डॉटेड लाइन्स होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे। अब 10th क्लास के बच्चे हैं तो डॉटेड लाइन कहाँ लगती है और डार्क लाइन कहाँ लगती है पता होना चाहिए, क्योंकि 11th में बहुत फर्क पड़ता है। ये डॉटेड लाइन्स इमेजिनरी होती है हमारी, या बाद में कंस्ट्रक्टेड करी है हमने। तो ज्वाइन क्या क्या किया हमने? ओए, ओबी एंड ओपी, हमने इन तीनों को ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही ज्वाइन करा तो आपको क्लियरली यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनते हुए नजर आ रहे होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। दोनों ट्राइंगलों में आपको एक एंगल 90 डिग्री भी दिखाई दे रहा है। दोनों ट्राइंगलों में एक ओपी लाइन भी कॉमन दिखाई दे रही है। और आपको लेंथ इक्वल दिखाना है।
और इक्वल दिखाना है तो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट करेंगे या सिमिलर करेंगे? कॉन्ग्रेंट। सिमिलर में क्या होता है? रेशियो में होता है। ये बात पता है ना आपको? यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देना चाहिए? कॉन्ग्रेंट कर देना चाहिए। बट अभी नहीं, थोड़ा सा कुछ लिख के कि आपका 90 डिग्री कैसे आया, ये बात समझने वाली बात है ना। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिंस AP इज अ टेंजेंट, ये बात आप बार बार समझे। AP इज अगर एक टेंजेंट है, AP इज अ टेंजेंट, तो ऑलवेज सेंटर से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनेगा? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो OA परपेंडिकुलर टू AP, तो देयरफॉर कौन सा एंगल 90 हो गया? OAP 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? रीजन आपको पता है ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको आप इक्वेशन 1 बना के बैठ जाओ, ठीक है। एंड अब दूसरा टेंजेंट कौन सा है, इसका भी वही हाल कर लो। BP इज अ टेंजेंट, तो फिर OB परपेंडिकुलर टू BP होगा। और यहां भी वही सिमिलर रीजन लिखेंगे जो मैंने यहां पे लिखा है अभी आप। तो देयरफॉर एंगल OBP भी आपका 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि सीधा ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने आ जाओ और जब इनकी बारी आए तो ईच 90 डिग्री लिख देना, फिगर में दिखाई देता है। बिल्कुल, वो तो हमें भी दिख रहा है। तो फिर ये क्या, बस यही चीज यही लिख दो, हो गया इक्वल। वो उठा के इधर बस प्रूफ पे लिख दो, हो गया इक्वल, है कि नहीं है? कॉन्ग्रेंट करके दिखाना है तो पूरी डिटेल में, रीजन अच्छे से दिखना चाहिए हमारा, ठीक है। अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करोगे? कॉन्ग्रेंट करोगे। तो कॉन्ग्रेंट जिस बच्चे ने अगर पढ़ा हुआ है ठीक से तो उसको पता होना चाहिए कॉन्ग्रेंट के लिए 5 स्टेप्स होते हैं। पहला, नेम ऑफ द ट्राइंगल। दूसरे में 3 आपको लिखने होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट विद देयर रीजन। रीजन के साथ में लिखने होते हैं तीनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। उसके बाद 5th स्टेप में क्या लिखते हैं? देयरफॉर दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट टू दिस बाय विच क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया से हुआ है। तो यहाँ तो राइट एंगल दिख गया तो बुद्धि थोड़ी चलनी चाहिए RHS की, बात समझ में आ गई। तो RHS में भी एक रूल होता है, इवन मैं कहता हूँ कॉन्ग्रेंट में भी एक रूल होता है कि अगर आप जो भी क्राइटेरिया डिसाइड करना चाह रहे हैं आप उसी के अरेंज करके अकॉर्डिंग लिखें। ये नहीं कि आपको पता है RHS लग रही है और आपने पहले हाइपोटेनस लिख दिया, फिर साइड लिख दिया, फिर राइट एंगल लिख दिया और आप रीजन में तो RHS लिख रहे हो। हालांकि बहुत सारे टीचर्स उसको वैलिड मानते हैं, बट आप खुद सोचो कि अगर आप RHS बोल रहे हो तो आपका सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, फिर क्या दिखना चाहिए, और फिर लास्ट में साइड दिखनी चाहिए ना। तो मैं तो बिल्कुल अरेंज करके ही लेके चलता हूँ सीक्वेंस में, ताकि कभी कोई गलती ही ना हो, ठीक। तो सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा ले लिया जाए? पहले AP लाना है तो AP से बनने वाला ट्राइंगल चाहिए, तो AOP ले लेते हैं। और दूसरा ट्राइंगल इधर से BOP ले लेते हैं। अब मैंने क्या बोला है, पहला क्या लेंगे? राइट एंगल वाली बात। ऊपर वाले का एंगल कौन सा? OAP जितना होगा आप ईच 90 डिग्री बोल दो और साथ में क्या बोल दो, कॉमा डाल के, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्लियर है? अब वो परफेक्ट रीजन है, दोनों 90 हैं, कहां से हैं, क्यों हैं, ये लो देख लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के भी आप पे लिखा है। अब RHS यानी कि हाइपोटेनियस चाहिए, तो हाइपोटेनियस राइट एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं विच इज OP, और OP दोनों में क्या है? तो OP इक्वल्स टू OP कॉमन हो जाएगा। और थर्ड साइड बच गई हमारी OA इक्वल्स टू OB रेडियाई ऑफ अ सर्कल। थ्योरम बहुत इजी है, मैं इसे कंटिन्यू लगातार बहुत सारे ईयर में प्रिंटेड देखता आ रहा हूं, तो प्रैक्टिस इसकी बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए कि हाफ मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए हमारा। समझ आ गई बात? एक ही थ्योरम आ रही है इस टर्म में, जैसे मछली जल की रानी याद कर रखा था ना बचपन में हमने, वैसे ही इस थ्योरम को अच्छे से याद कर ले, रिटन में लिख लिख के देख ले 1-2 बार, परफेक्ट हो जाओगे। 1 नंबर टीचर नहीं काट सकता फिर आपका। रेडियाई ऑफ अ सर्कल सर ये कितने नंबर की आती थ्योरम? 3 मार्क्स में आती है। कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOP
बाय RHS क्राइटेरिया। ठीक है, और क्या लिख देंगे, हैंस AP इक्वल्स टू BP। यही तो प्रूव करना था मुझे। और लास्ट में अगर आप एक और बात एक्सप्रेस कर देते हो कि हैंस इट इज प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ये और अच्छी बात लगेगी टीचर के आगे कि बच्चे ने क्या लिख दिया, हैंस AP इक्वल्स टू BP इज प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, मतलब स्टेटमेंट से फिनिशिंग कर दो तो थोड़ा और अच्छा वेल रिटन हो जाएगा हमारा। ठीक है, बाकी यहां तक के 3 नंबर पूरे मिलते हैं आपको, बट फिगर पेंसिल से बनी होनी चाहिए। समझ आ गई बात? ये पता चला रफ में पेन चला के बना के आ गए। ज्योमेट्री की सारी फिगर चैप्टर 9 और चैप्टर 10 और चैप्टर 11 तीनों की फिगर आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। सर ये तो जरूरी नहीं है क्या कि सर्कल हमें बार बार कंपास ही बनाना है? क्या कह रहे हो? सर ये तो जरूरी नहीं है ना कि सर्कल बार बार कंपास से बनाना है। तो किससे बनाओगे? क्या आपकी बैंगल लेके जाओगे? बिना कंपास के सर्कल कैसे बनाओगे? बैंगल तो अलाउ ही नहीं होता। सर मतलब रफ में नहीं बना सकते हैं? नहीं, रफ में तो ये फेयर वर्क है, रफ का वर्क नहीं है ये। आपके पास 2 पेंसिल होनी चाहिए एक्स्ट्रा, एक कंपास में ऑलवेज ऑल टाइम लगी होनी चाहिए, स्केल भी 2 लेके जाओ, मैं तो साफ बोलता हूँ, बिल्कुल स्केल 2 लेके जाओ। वो क्यों लेके जाओ, 2 के पीछे की कहानी मैं बताता हूँ ना, कि मैंने यूज करा हुआ है तो मुझे फैक्ट पता है उस 2 स्केल के पीछे की कहानी का। होता क्या है, एक स्केल से हम मोस्टली पेन से बाउंड्री खींचते, तो उसमें ना स्केल की कुछ इंच की लाइन स्केल पे लग जाती है, और जब हम कोई रॉ डायग्राम बनाते हैं पेंसिल वाला तो वो हमारे पेंसिल वाले को खराब कर देगा। तो ये सब सेंसिबल पता है कौन सोचता है? एक अच्छा स्टूडेंट सोचता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके तो कोई बात ही नहीं हो, तो पेंसिल ना भी लेके जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसको चाहिए पूरी परफेक्शन और पूरे मार्क्स, तो वो हर चीज का ध्यान रखेगा। इवन आपको एक हंसी आएगी, मैं एक एक्स्ट्रा हैंकी केयर करता था, हमेशा कैरी करता था। अरे वो हैंड वैंड कभी गंदे हो जाते पेन से लिखते लिखते, होता नहीं है, आप लिखते लिखते हाथों में आपके इनके निशान नहीं पड़ जाते, होते ही कि नहीं होते? कभी हुआ है आप लोग के साथ? कभी लिखा है इतना? नहीं, पता चला कोविड जब से हुआ है तब से कुछ लिखा ही नहीं है, तो हाथों में निशान कहाँ से पड़ेंगे? तो पता नहीं होता ही नहीं होता, तो थोड़ा सा हैंकी से साफ कर लिया। वैसे भी मार्च अप्रैल में बड़ी गर्मियां होती हैं, कोविड वैसे ही है, तो आप मास्क भी अपने 2 लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। काफी स्वेट हो जाएगा, इतनी देर तक लगा के रखो, 3 घंटे बैठना पड़ता है वहां पे। आप क्या सोच रहे हो, 2 घंटे तो रिटर्न टाइम है आपके पास, हाफ एन आवर पहले से आप जा रहे हो बैठने वहां पर, तो चेकिंग वेकिंग में फिर आप सेंटर पे पहले से अगर 2 रखते हो तो क्या दिक्कत है? डिस्पोजल मास्क रखना क्या दिक्कत है? ये सब चीजें तो बच्चा खुद सोच के लेके चलता है, क्योंकि विंटर्स में पेपर दे के आए हो तो फर्क नहीं पड़ता पानी की बोतल है कि नहीं है ना? हैंकी नहीं भी है तो स्वेटर में पूछ लिया। अरे विंटर्स में का फायदा है भाई, मम्मी को क्या पता चल रहा है। और समर में क्या होता है, व्हाइट शर्ट होती है नॉर्मली, सब पता लग जाएगा ब्लू है। नोट कर लिया ये सबने? तो हमने 2 थ्योरम्स कर ली इसकी, और ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दिया मैंने। और आज जो मैंने क्वेश्चन सिखाया है कि आपको जब भी कभी एक सर्कल के अंदर रेडियस दे रखा हो और हाइपोटेन्यूज की लेंथ दे रखी हो, तो आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। समझ आ रही है बात? क्या करके? पाइथागोरस यूज करके। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग हो तो आप निकाल सकते हो। तो इसके बिहाफ पे आपको मैं 10.2 एक्सरसाइज का जो होमवर्क दे रहा हूं ताकि घर पे आप कर पाओ, विच इज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मुझे खुद बोर्ड पे कराना है, इसमें कोई होमवर्क देने वाला क्वेश्चन अब मिलेगा नहीं मुझे। अब इसके बाद में सारे क्वेश्चन मैं ही बोर्ड पे कराऊंगा। और ये ज्योमेट्री का चैप्टर है,
इसको तो लर्न भी करते हैं बहुत सारे बच्चे, अच्छा है, क्या दिक्कत है लर्न करने में, क्योंकि ये रिटर्न में इतना तगड़ा चैप्टर जाता है कि आपको स्टेप वाइज लिखने पड़ते हैं। ज्योमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग और स्टेप्स चलते हैं, स्टेप्स आगे पीछे हो गए तो फिर पूरा गलत। और फॉर्मूले वाला चैप्टर इजी होता है जहां तक मैं समझता हूँ, है कि नहीं है भाई? फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाता है। इसमें आपको लिखना ही होता है एग्जैक्ट। तो अब मैं सारे क्वेश्चन इसके बाद 10.2 के नेक्स्ट क्लास में आपको रिटर्न में कराऊंगा। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6, और इसके साथ सुन लो, आप अभी से प्री प्लान बता के लेके चल रहा हूं ताकि आप कुछ रो दो ना। 24 को विच मीन्स थर्सडे आपका चैप्टर नंबर 4 और 14 का आपका टेस्ट है। 4 और 14 का है टेस्ट और 30 मार्क्स का टेस्ट है। 14 इस टेस्ट को देने से 14 जो होगा लगभग 16 नंबर का दूंगा, डबल दूंगा मैं एक तरीके से। 8 का आ रहा है ना, तो लगभग 16 नंबर का ये चैप्टर दूंगा। ये चैप्टर लगभग थोड़ा कम करके दूंगा। टारगेट ये है मेरा कि ये चैप्टर आपको कभी भी दोबारा, अगर आप यहाँ मेरे 16 में से नंबर ले रहे हो, 12, 14, 10 से ऊपर ले रहे हो 16 में से, और इन्हीं गलतियों को दोबारा आप सुधार लेते हो कि यार स्टैट से तो यही क्वेश्चन आने, अब मैं क्यों गलती कर रहा हूँ, वो आप सुधार लो बस, तो आपकी 8 में से 8 की तैयारी अभी से होनी शुरू हो जाए। 4 चैप्टर की बात करूं, के की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन एक से बढ़कर एक करवा रखे हैं मैंने। आपको किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है बाय डी मेथड या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर रूट वाले, तो भी डी मेथड लगा लो, कुछ भी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ये सब करा है ना हमने 4 चैप्टर में भी। तो ये दोनों चैप्टर की प्रैक्टिस आप करके बैठेंगे। ये टेस्ट आपका 24 को है। टाइम आपको मैं बता दूंगा, अगर क्योंकि 30 मार्क्स कौन सी, हाँ कल के लिए एक और इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे, इसकी टाइमिंग तो आपको मैं बता दूंगा, डेट तो यही फिक्स है। कल आपका एक मैं क्लास अरेंज करवा रहा हूँ बच्चों कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन मेरे से 1 टाइम सीखने वाला चैप्टर है। अगर ऑनलाइन में किसी बच्चे को एक बार में ना समझ में आए तो वो यहाँ आके नेक्स्ट डे पूछ सकता है कि सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ है, और अगर कोशिश करता है कि यहीं पे आके आप क्लास ले रहे तो मेरे सामने सामने बनाओगे तो बढ़िया रहेगा। तो मैं बहुत इजी वे में आपको कल ये पूरा चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और कल ही फिनिशिंग भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक ही एक्सरसाइज करवानी है सिर्फ 11.2 और 11.1 का सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है। 11.1 का सिर्फ पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पेपर में, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट का। तो कॉन्सेप्ट विद ये 6 क्वेश्चन 11.2 के हम पूरे कंप्लीट करने वाले हैं कल की क्लास, ठीक है? तो सारे बच्चे रेडी रहे, कंस्ट्रक्शन का सामान लेके आए अपना, जो यहाँ के बच्चे हैं, और मैंने पहले बोल दिया 2 पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है? और कंपास वो टेढ़ा मेढ़ा मत उठा के ले आना, कंपास बढ़िया सा लेके आना। ये नहीं कि सर मेरा कंपास हिल रहा है, हो रहा है, तो फिर वो दूसरा बच्चा आगे बढ़ेगा, आप बैठे रहोगे, कोई किसी को देगा भी नहीं, शेयर भी नहीं करेगा। तो सर ये चैप्टर 11 आपका होगा कंस्ट्रक्शन, आपकी टाइमिंग मैं अभी ग्रुप में सेंड करवा देता हूँ। ये सारा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपका प्री बोर्ड बहुतों के शायद मार्च में होंगे या अभी भी होने वाले है ना, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा। और आप सबको पता है ऐसा प्लानिंग की प्री बोर्ड के नंबर हमारे सबके रहेंगे, सिर्फ ये आपका स्कूल आपका वहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं, हम भी यहाँ पे तैयारी कराएंगे। इन सबका मेन मिला के क्या है, हमें बोर्ड तैयार है, बोर्ड का एग्जाम कैसे देंगे। आपको क्या लगता है एक ही प्री बोर्ड स्कूल वाले लेंगे, एक और लेंगे? अब उनको भी टाइम पता लग गया कि सब्जेक्ट अप्रैल के बाद क्या ईद के बाद ही पेपर मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं, 2 महीने के बाद ही होंगे। तो भाई वो अप्रैल में भी आपका एक प्री बोर्ड लेंगे, मैं पहले बता दूँ। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सारे एक अप्रैल में भी प्री बोर्ड लेंगे, तो आप इसके लिए भी तैयार, ये नहीं कि मार्च का प्री बोर्ड देके बल्ले बल्ले अब सीधा बोर्ड एग्जाम देने जाऊंगा, जी नहीं, स्कूल वाले भी लेंगे एक और प्री बोर्ड फिर अप्रैल में, और यहाँ तो चलते ही रहेंगे। मतलब Shadows fall over my heart.